अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैफ 9 ऑडिट एंड एश्योरेंस चैप्टर 14 हमने स्टार्ट किया प्रीवियस लेक्चर में रिव्यू इंगेजमेंट। यहाँ पे हमने काफ़ी सारी चीज़ें चैप्टर 1 की भी रिवाइज की, लाइक एश्योरेंस की डिफरेंट टाइप्स को हमने कंपेयर किया। फिर हम चले गए नॉन ऑडिट इंगेजमेंट्स में। कोई 3 तरह की मेनली इंगेजमेंट है हमारे पास। रिव्यू इंगेजमेंट है, कंपाइलेशन इंगेजमेंट है, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर है, जो हमने कवर किया। और रिव्यू इंगेजमेंट को हम कवर कर रहे थे, काफ़ी सारी चीज़ें हमने कवर कर ली, कुछ चीज़ें रहती हैं। तो आज देखते हैं हमने इस चैप्टर में से क्या क्या कवर कर लिया है और क्या क्या कवर करना रहता है। सो डिफरेंस बिटवीन ऑडिट एंड ऑडिट रिलेटेड सर्विसेज हमने कवर कर लिया। रिव्यू इंगेजमेंट, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स, कंपाइलेशन इंगेजमेंट, ये हमने कवर कर लिया। डिफरेंस बिटवीन ऑडिट एंड रिव्यू इंगेजमेंट कवर कर लिया। रिव्यू इंगेजमेंट अगर हम परफॉर्म करने जा रहे हैं तो हमें क्या टर्म्स एग्री करनी है, वो टर्म्स हमने कवर कर ली। प्रोसीजर्स हमने कवर कर लिए, क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं, तो मेनली हमें ये प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं। मटीरियलिटी लेवल जो है वो सेट करने हैं, अंडरस्टैंडिंग लेनी है एंटिटी की, और हमने इंक्वायरीज और एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। इंक्वायरीज क्या परफॉर्म करनी है, वो जो एलिमेंट्स ऑफ रिटर्न प्रेजेंटेशन थे उनसे रिलेटेड हमें कुछ 6 इंक्वायरीज करनी है। एनालिटिकल प्रोसीजर क्या परफॉर्म करने हैं, कंपेयर करना है करंट डाटा को विद द प्रीवियस ईयर टू आइडेंटिफाई अनएक्सपेक्टेड फ्लक्चुएशंस रिक्वायरिंग इन्वेस्टिगेशन। कुछ अदर प्रोसीजर्स भी हमने बात कर ली कि हमें किसी का काम यूज करना है या नहीं करना, तो वो भी हमें देखना है। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेनी है, कौन सी, वो जो एलिमेंट्स थे उनसे रिलेटेड। और हमने सब्सिक्वेंट इवेंट्स को भी देखना होता है कि उसके अकॉर्डिंगली जो है वो, अगर कोई फोरकास्ट को वेरीफाई कर रहे हैं तो सब्सिक्वेंट इवेंट में देखेंगे फोरकास्ट के अकॉर्डिंगली रिजल्ट्स अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे। और हमने देखना है गोइंग कंसर्न से रिलेटेड कोई इश्यूज है तो उसके रिलेटेड भी हमें कुछ चीज़ें चेक करनी है और उसकी अकाउंटिंग भी चेक करनी है कि एप्रोप्रिएट है या नहीं है। यहाँ तक चीज़ें हमने जो है वो प्रीवियस लेक्चर में कवर कर ली थी। आज चलते हैं, देखते हैं कि अगर हमने रिव्यू इंगेजमेंट की रिपोर्ट देनी है तो उस रिपोर्ट में क्या क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं। हमने ऑलरेडी ऑडिट रिपोर्ट चैप्टर 12 में कवर किया हुआ है कि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक्यूरेट हों तो हम अनमॉडिफाइड ओपिनियन देते हैं। हाँ, ओपिनियन को हम मॉडिफाई करते हैं 2 रीज़न की वजह से, एक स्कोप लिमिटेशन की सूरत में और एक मटीरियल मिसस्टेटमेंट मीन डिसएग्रीमेंट विद मैनेजमेंट की सूरत में। हाँ, अगर डिसएग्रीमेंट विद मैनेजमेंट है मीन मटीरियल मिसस्टेटमेंट है तो वहाँ पे हमारी 2 रिपोर्ट्स बनती हैं। अगर मैटर मटीरियल हो तो क्वालिफाइड, और अगर मैटर परवेसिव हो तो फिर हम रिपोर्ट कौन सी देते हैं, एडवर्स। स्कोप लिमिटेशन की सूरत में भी हम ओपिनियन मॉडिफाई करते हैं। देखते हैं अगर मटीरियल नेचर की स्कोप लिमिटेशन हो तो हम देते हैं क्वालिफाइड एक्सेप्ट फॉर, और अगर परवेसिव नेचर की स्कोप लिमिटेशन हो तो फिर हम क्या करते हैं, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन की तरफ जाते हैं। क्या ख्याल है? हाँ, रिपोर्ट मॉडिफाई विद अ पैराग्राफ भी होती है, एम्फेसिस ऑफ मैटर, अदर मैटर पैराग्राफ। ऑडिट रिपोर्ट के हमने कुछ कंटेंट्स भी पढ़ लिए थे, लाइक टाइटल है, एड्रेसी है, ओपिनियन है, बेसिस फॉर ओपिनियन है, उसके बाद कैम है, उसके बाद अदर इंफॉर्मेशन, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, नेम सिग्नेचर ऑफ द ऑडिटर, एड्रेस ऑफ द ऑडिटर, और साथ क्या था, डेट द रिपोर्ट इज साइन। उन्हीं को माइंड में रखते हुए हम पढ़ने जा रहे हैं कि अगर हम रिव्यू इंगेजमेंट की रिपोर्ट देने जा रहे हैं तो उसके कंटेंट्स क्या होंगे। तो एक रिव्यू इंगेजमेंट की रिपोर्ट के कंटेंट क्या होंगे, सबसे पहले टाइटल होगा, और टाइटल में जो है वो वर्ड इंडिपेंडेंट ऑडिटर नहीं यूज किया जाएगा, यहाँ पे यूज किया जाएगा प्रैक्टिशनर रिपोर्ट या अकाउंटेंट रिपोर्ट। क्या टाइटल में वर्ड यूज किया जाएगा, प्रैक्टिशनर रिपोर्ट या फिर अकाउंटेंट रिपोर्ट, जिससे पता चलेगा कि ये ऑडिट रिपोर्ट नहीं है। उसके बाद एड्रेसी कौन है, कंपनी की मैनेजमेंट भी हो सकती है या कोई थर्ड पार्टी लाइक बैंक भी हो सकता है, कोई इन्वेस्टर भी हो सकता है। उसके बाद इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ जो हमने ओपिनियन में ऑडिट रिपोर्ट में लिखा था, मीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कंपोनेंट्स के नाम होंगे, मीन यहाँ पे हमने जिस चीज़ को रिव्यू किया है उसका नाम होगा, कैश फ्लो है तो उसका, इंटरम अकाउंट्स है तो उसका, कंपनी का नाम, और ईयर एंड, तो ये क्या है, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ जो सेपरेट यहाँ पे दिया जाएगा। ओपिनियन पैराग्राफ यहाँ पे टॉप पे नहीं है। ऑडिट रिपोर्ट में ओपिनियन के अंदर ही ये इंट्रोडक्शन होता है, लेकिन यहाँ पे ओपिनियन सेपरेट है, लेकिन वो टॉप पे नहीं, वो एंड पे। उसके बाद क्या है, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ,
कि कंपनी की मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रिपेयर करना, जो जिस चीज़ के ऊपर हम ओपिनियन देने जा रहे हैं, रिपोर्ट देने जा रहे हैं। उसके बाद प्रैक्टिशनर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्ड ऑडिटर नहीं यूज़ किया गया, क्यों? ऑडिट रिपोर्ट नहीं है। और उसके बाद स्कोप ऑफ रिव्यू, मीन रिव्यू में हम क्या क्या काम करते हैं। तो जैसे ऑडिट में हम बताते थे कि पर ISAs काम करते हैं, तो यहाँ पे बताएंगे हम पर ISRE, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट काम करते हैं। उसके बाद हम बताएंगे कि हम जो भी काम करते हैं वो अकॉर्डिंग टू 3 लिमिटेड प्रोसीजर, इंक्वायरी, एनालिटिकल प्रोसीजर और रिटर्न रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंगली करते हैं। बताएंगे कि इसमें जो प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं वो ऑडिट से लेस होते हैं और ISAs के अकॉर्डिंगली ऑडिट होता है, रिव्यू नहीं। उसके बाद ओपिनियन पैराग्राफ आएगा। ओपिनियन पैराग्राफ का नाम यहाँ पे क्या है? कंक्लूजन पैराग्राफ। मीन इसमें ओपिनियन नहीं, इसमें हम क्या देते हैं? कंक्लूजन। मीन वर्ड ओपिनियन किसके साथ चेंज हो जाएगा? कंक्लूजन के साथ। अनमॉडिफाइड ओपिनियन नहीं, यहाँ पे क्या वर्ड यूज करेंगे? अनमॉडिफाइड कंक्लूजन। मॉडिफाइड ओपिनियन नहीं, मॉडिफाइड कंक्लूजन। जो क्वालिफाइड होगा कंक्लूजन, या एडवर्स कंक्लूजन होगा, या डिस्क्लेमर ऑफ कंक्लूजन होगा। मीन ओपिनियन की जगह पे इसमें वर्ड जो है ओपिनियन किसके साथ इंटरचेंज हो जाएगा? कंक्लूजन के साथ। और वर्ड ऑडिटर जो है वो इंटरचेंज हो जाएगा किसके साथ? प्रैक्टिशनर के साथ। सो टाइटल आ गया, एड्रेस ही आ गया, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ आ गया, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रैक्टिशनर रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्कोप ऑफ रिव्यू एंगेजमेंट, कंक्लूजन, और उसके बाद डेट, नेम, सिग्नेचर ऑफ द प्रैक्टिशनर, डेट द रिपोर्ट इज असाइन, और लोकेशन मीन एड्रेस ऑफ द प्रैक्टिशनर। मीन ये डेट नीचे भी आ सकती है, जरूरी नहीं यहाँ पे हो, डेट बाद में भी हो सकती है। ये बाकी बातें वही हैं। ऑडिटर का नेम सिग्नेचर, तो यहाँ पे प्रैक्टिशनर का नेम सिग्नेचर, एड्रेस मीन लोकेशन ऑफ द प्रैक्टिशनर, और उसके बाद डेट द रिपोर्ट इज साइन। ये क्या है? कंटेंट्स ऑफ रिव्यू एंगेजमेंट। एग्जामिनर अगर कह दे कंटेंट्स ऑफ रिव्यू एंगेजमेंट और कंटेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट में डिफरेंस क्या है, तो बताया जा सकता है। टाइटल उसमें इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट होता है, इसमें प्रैक्टिशनर रिपोर्ट होता है। एड्रेस ही उसमें मेनली मेंबर्स होते हैं, यहाँ पे मेंबर नहीं होते। फिर उसमें ओपिनियन पैराग्राफ टॉप पे होता है, यहाँ पे ओपिनियन पैराग्राफ एंड पे होता है, और ओपिनियन नहीं, उसको कंक्लूजन पैराग्राफ का नाम दिया जाता है। वर्ड ओपिनियन इंटरचेंज होता है कंक्लूजन के साथ। फिर कैम ऑडिट रिपोर्ट में होता है, इसमें कोई कैम नहीं है। अदर इन्फॉर्मेशन ऑडिट रिपोर्ट में है, इसमें कोई अदर इन्फॉर्मेशन नहीं है। मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग गोइंग सन पैराग्राफ ऑडिट रिपोर्ट में है, इसमें नहीं है। क्यों? वो सारी चीजें किसके अकॉर्डिंगली हैं? ISAs के अकॉर्डिंगली। ISA स्टैंड फॉर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। ISA 701 कहता है कि कैम होना चाहिए। ISA 720 कहता है कि अदर इंफॉर्मेशन पैराग्राफ होना चाहिए। ISA 570 कहता है कि मटीरियल अनसर्टेनिटी पैराग्राफ भी होना चाहिए अगर कैश फ्लो का डिस्क्लोजर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। तो अब यहाँ पे चूंकि ISAs अप्लाई नहीं होते, तो इसलिए वो तीनों पैराग्राफ, ना अदर इंफॉर्मेशन होगा इसके अंदर, ना कैम होगा, ना मटीरियल अनसर्टेनिटी होगा। हाँ, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ आ सकता है कि अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर रिव्यू रिपोर्ट दे रहे हो और उसके अंदर कोई मैटर हाईलाइट करना चाहते हो, तो यस, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ आ सकता है। एम्फेसिस मैटर कहाँ पे आएगा? ये कंक्लूजन से पहले आएगा। कहाँ पे आएगा? कंक्लूजन से पहले आएगा। क्लियर होती बात? हाँ, अगर आप कंपनी के अगेंस्ट रिव्यू रिपोर्ट देना चाह रहे हो तो उसके लिए वर्ड क्या यूज किया जाएगा? क्वालिफाइड कंक्लूजन। तो उसकी फिर आप रीजन कहां पे बताओगे? ये ओपिनियन से, कंक्लूजन से पहले आप पैराग्राफ दोगे, कौन सा? बेसिस फॉर क्वालिफाइड कंक्लूजन। एडवर्स रिव्यू रिपोर्ट देने जा रहे हो तो इस पैराग्राफ की हेडिंग क्या होगी? एडवर्स कंक्लूजन, और इसके ऊपर पैराग्राफ आएगा बेसिस फॉर एडवर्स कंक्लूजन, जिसमें आप रीजन बताओगे कि आप एडवर्स ओपिनियन क्यों दे रहे हो। डिस्क्लेमर देने जा रहे हो तो इस पैराग्राफ की हेडिंग हो जाएगी डिस्क्लेमर ऑफ कंक्लूजन, और इसके ऊपर बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ कंक्लूजन आ जाएगा, जिसमें आप रीजन बताओगे कि क्यों आप डिस्क्लेमर ओपिनियन देने जा रहे हो। क्लियर होती है बात? रिव्यू एंगेजमेंट की रिपोर्ट के कंटेंट्स क्या हैं? टाइटल में इंडिपेंडेंट ऑडिटर नहीं, प्रैक्टिशनर या अकाउंटेंट रिपोर्ट वर्ड यूज किया जा रहा है। उसके बाद स्कोप ऑफ रिव्यू एंगेजमेंट में ISRE का रेफरेंस है, बताया गया कौन से प्रोसीजर परफॉर्म किए गए हैं, और बताया गया कि डिफरेंट फ्रॉम ऑडिट हैं, ISAs के अकॉर्डिंगली नहीं है। और ओपिनियन पैराग्राफ टॉप पे नहीं, एंड पे है, और उसका नाम क्या है? कंक्लूजन पैराग्राफ। बेसिस ऑफ ओपिनियन नहीं है। कब आएगा? जब आप कंक्लूजन, क्वालिफाई, एडवर्स या डिस्क्लेमर की तरफ जा रहे हो तो फिर बेसिस ऑफ ओपिनियन आएगा, वरना नहीं।
कोई कैम इसके अंदर नहीं होगा, कोई अदर इन्फॉर्मेशन इसके अंदर नहीं होगा, कोई मटीरियल अनसर्टेनिटी पैराग्राफ इसके अंदर नहीं होगा। हाँ, एम्फेसिस ऑफ मैटर, अदर मैटर आ सकता है कहाँ पे, कंक्लूजन से पहले। चलें आगे। बीच में छोटी सी चीज़ हमने और कवर करना छोड़ दी कि हमने बात की थी कि ऑडिट रिपोर्ट देने से पहले हमें कुछ चीज़ें जो हैं वो क्लियर करनी हैं। क्या चीज़ें क्लियर करनी है, वही बातें यहाँ पे रिव्यू रिपोर्ट देने से पहले भी आपको क्या करना है, फार्मिंग प्रैक्टिशनर कंक्लूजन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसे क्या करना है, कुछ चीज़ें कंक्लूड करनी है। क्या कंक्लूड करना है, देखना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अकॉर्डेंस विद AFRF हैं या नहीं है। ऑडिट में भी ये देखना होता है। देखना है कि टर्मिनोलॉजी जो यूज़ हुई है वो एप्रोप्रिएट हैं या नहीं, ऑडिट में भी ये देखना होता है ऑडिट रिपोर्ट से पहले। देखना है कि जो अकाउंटिंग पॉलिसीज़ अप्लाई हुई हैं वो एडिक्वेटली डिस्क्लोज हुई हैं या नहीं हुई, अकाउंटिंग पॉलिसीज कंसिस्टेंट हैं या नहीं है विद AFRF, एस्टीमेट जजमेंट रीजनेबल हैं या नहीं है, डाटा जो प्रोवाइड किया गया है वो रिलायबल, कंपेरेबल, रेलेवेंट, अंडरस्टैंडेबल है या नहीं है, और सारे डिस्क्लोजर प्रोवाइड किए गए हैं या नहीं किए गए। तो ये चीज़ें हमने ऑडिट रिपोर्ट कंक्लूड करने से पहले भी देखनी है और यहाँ पे भी देखनी है। तो सेम वही बातें हैं जो चैप्टर 12 में भी हमने पढ़ी थी, उसके फर्स्ट पेज पे, कि ऑडिट रिपोर्ट कंक्लूड करने से पहले क्या चीज़ें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ ऑडिटर क्या हैं वाइल फार्मिंग ऑडिट रिपोर्ट। इनको आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रैक्टिशनर भी कह सकते हो वाइल फार्मिंग रिव्यू रिपोर्ट। स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जाम में 4-5 नंबर के लिए टेस्ट कर सकते हैं। क्या ख्याल है? फिर हम अनमॉडिफाइड कंक्लूजन देंगे जब सब कुछ ओके है, और उसके लिए वर्डिंग क्या है, नथिंग हैज़ कम टू आवर अटेंशन या प्रैक्टिशनर अटेंशन दैट कॉजेज अस टू बिलीव दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट गिव एंड फेयर। ओपिनियन मॉडिफाई मीन कंक्लूजन मॉडिफाई होगा कैसे, क्वालिफाइड भी हो सकता है, एडवर्स भी हो सकता है, डिस्क्लेमर भी हो सकता है। और अगर कोई मटीरियल मिसस्टेटमेंट है तो आप देखोगे मैटर मटीरियल है तो क्वालिफाइड कंक्लूजन दोगे, परवेसिव है तो एडवर्स कंक्लूजन दोगे, और रीजन कहाँ पे बताओगे, बेसिस फॉर कंक्लूजन पैराग्राफ में। अगर अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है, मीन स्कोप लिमिटेशन का इशू है, स्कोप लिमिटेशन का इशू है, तो उस सूरत में देखोगे मटीरियल नेचर की स्कोप लिमिटेशन है तो क्वालिफाइड कंक्लूजन, और अगर परवेसिव नेचर की स्कोप लिमिटेशन है तो डिस्क्लेमर ऑफ कंक्लूजन। और रीजन कहाँ पे बताओगे, बेसिस फॉर कंक्लूजन पैराग्राफ, कंक्लूजन से पहले आप दे दोगे। क्या ख्याल है? हाँ, अगर स्कोप लिमिटेशन है तो आपने देखना है कहीं इंटेग्रिटी डाउटफुल तो नहीं है, और अगर इंटेग्रिटी डाउटफुल हो तो उस सूरत में हमें फिर रेजिग्नेशन को कंसीडर करना चाहिए रादर दैन कंक्लूजन की तरफ जाना। बाकी नीचे उसने टाइप्स ऑफ कंक्लूजन दे दिए कि अगर इमटीरियल इफेक्ट है मिस स्टेटमेंट का तो अनमॉडिफाइड कंक्लूजन है, नहीं मिस स्टेटमेंट जो है वो मटीरियल है तो क्वालिफाइड कंक्लूजन, परवेसिव है तो एडवर्स कंक्लूजन, स्कोप लिमिटेशन मटीरियल नेचर की है तो क्वालिफाइड कंक्लूजन, और अगर परवेसिव नेचर की है तो डिस्क्लेमर ऑफ कंक्लूजन। सो चैप्टर 14 पिछले काफ़ी अरसे से एग्जामिनर ने टेस्ट नहीं किया, 5, 7, 10 नंबर के लिए टेस्ट हो सकता है, चांसेस हैं इस दफ़ा टेस्ट होने के। 2-3 पेजेस हैं, प्लीज़ अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना, कोई इतना औखा काम नहीं है, सिर्फ रटा है, कोई नॉलेज बेस बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो चैप्टर 14 हमारा ख़त्म हो गया। आइए अब देखते हैं कि पास पेपर में एग्जामिनर ने इसमें से कब कब क्या क्या टेस्ट किया है। तो चैप्टर 14 के पास पेपर क्वेश्चन में अगर आए तो लास्ट टाइम ये टेस्ट हुआ है ऑटम 17 में, बीच में 18 की 2 अटैम्प्ट्स, 19 की 2 अटैम्प्ट्स और 2020 की पहली अटैम्प्ट, मीन 5 अटैम्प्ट से एग्जामिनर ने टेस्ट नहीं किया। उससे पीछे टेस्ट हुआ था ऑटम 16 में, 1 साल पहले। उससे पीछे ऑटम 15 में, ऑटम 14 में, मीन एक एक अटैम्प्ट छोड़ के एग्जामिनर 14 में, उसके बाद 15, 16, 17 टेस्ट करता रहा, लेकिन 18, 19 टेस्ट नहीं किया। और इसके साथ एक उसकी और भी मैचिंग है कि ऑटम में टेस्ट होता है, और अभी कमिंग अटैम्प्ट आ गई है ऑटम 20। सिलेबस का पार्ट है, एक पूरा चैप्टर है, एग्जामिनर कितनी को देर नोट करेंगे। टेस्ट हो सकता है एक आध क्वेश्चन 5-7 नंबर भी अगर टेस्ट होते हैं तो बड़े इंपॉर्टेंट है, क्यों, यहाँ से रटा ही लिखना है और पूरे पूरे नंबर है। आइए देखते हैं क्या क्या टेस्ट हुआ पास में।
सॉटम 17 में टेस्ट किया उसने फॉर 5 मार्क्स। क्या टेस्ट किया? डिफरेंशिएट बिटवीन रिव्यू एंगेजमेंट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द ऑडिट, एनुअल ऑडिट मीन रिव्यू एंगेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिट मीन रिव्यू एंगेजमेंट और ऑडिट में डिफरेंस क्या है। तो हमने कोई 3 डब्बास पढ़े हुए। रिव्यू एंगेजमेंट में हम जो प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं वो लेस होते हैं एज कम्पेयर टू ऑडिट, और रिव्यू में जो प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं वो किए जाते हैं पर ISRE। ऑडिट में जो प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं वो मोर होते हैं एज कम्पेयर टू रिव्यू, और पर ISAs परफॉर्म किए जाते हैं। फिर हमने देखा जी कि लेवल ऑफ एश्योरेंस जो रिव्यू एंगेजमेंट में है वो क्या है? लो लेवल, लिमिटेड और नेगेटिव, वाइल ऑडिट में क्या है? रीजनेबल, पॉजिटिव और हाई लेवल। ओपिनियन ऑडिट में हम देते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव एंड फेयर व्यू, जबकि रिव्यू में नेगेटिव सेंस में लाइक नथिंग हैज कम टू आवर अटेंशन दैट कॉजेज अस टू बिलीव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट गिव एंड फेयर व्यू। 5 नंबर इजी। उससे प्रीवियस ऑटम 16 में टेस्ट किया 8 नंबर के लिए। वाओ, क्या टेस्ट किया 8 नंबर के लिए? स्टेट एनी 8 की प्रोसीजर्स, 8 की प्रोसीजर्स बताने हैं विच आर परफॉर्म्ड ड्यूरिंग अ रिव्यू एंगेजमेंट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। रिव्यू एंगेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का परफॉर्म करते वक्त 8 प्रोसीजर्स क्या परफॉर्म करने हैं वो आपने लिखने हैं। तो ऑलरेडी रटा हमने लर्न किया हुआ है। कौन सा रटा था? ये वाला रटा था, ये वाले प्रोसीजर्स। मटीरियलिटी लेवल हमने जो है वो डिटरमाइन करने हैं, अंडरस्टैंडिंग लेनी है एंटिटी की, इंक्वायरीज एनालिटिकल प्रोसीजर रिलेटिंग टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैलेंसेस परफॉर्म करने हैं, और इंक्वायरीज क्या करनी है कि एस्टीमेट जो हैं वो सिग्निफिकेंट एस्टीमेट कैसे मेक किए गए हैं। इंक्वायरी करनी है मैनेजमेंट से वेदर दे हैव आइडेंटिफाई एनी रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजैक्शन विद देम। Inquiry from management that event occurs after the financial statement या subsequent event has been adjusted and disclosed in the financial statement. Inquiry about any fraud, suspected fraud identified. Inquiry about any non-compliance with law regulation identified by the management. Or inquiry about company's ability to continue as a going concern is assessed by the management and how they appropriately assessed it. और साथ एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करने लाइक कंपेयरिंग करंट ईयर डाटा विद प्रीवियस ईयर टू आइडेंटिफाई अनएक्सपेक्टेड फ्लक्चुएशन, कंपेयरिंग डाटा ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद बजटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू आइडेंटिफाई अनएक्सपेक्टेड फ्लक्चुएशंस। क्या ख्याल है? ये यहाँ से 8 प्रोसीजर, ये सारा रटा वॉमिट कर दो, कितने 8 नंबर दे दिए उसने आपको। क्या ख्याल? उससे प्रीवियस ऑटम 15 में टेस्ट किया जस्ट फॉर 3 मार्क्स। State the key features of review engagement which distinguish it from a statutory audit. Review और audit में थोड़ा सा difference बता दें। Identify 2 types of review engagement. Review engagement की 2 types बता दें। तो क्या हो सकती हैं? Review of financial statements हो सकता है, Review of cash flow forecast हो सकता है, या Review of interim accounts भी हो सकता है। जब हमने कल कुछ अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट पढ़ी थी, नाम पढ़े थे हमने, डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट, अटेस्टेशन एंगेजमेंट, वो भी क्या है? रिव्यू ही वहां पे परफॉर्म किया जाता है, तो वो भी नाम लिखे जा सकते हैं। 3 नंबर इजी। उससे पीछे 2 नंबर के लिए टेस्ट किया उसने ऑटम 14 में, और क्या कहा? स्टेट एनी 3 प्रोसीजर्स विच आर जनरली अडॉप्टेड बाय द ऑडिटर टू ऑब्टेन एविडेंस इन रिव्यू एंगेजमेंट। प्रोसीजर्स क्या परफॉर्म किए जाते हैं रिव्यू एंगेजमेंट में? तो सिर्फ नाम देने आपने, स्टेट। तो 3 प्रोसीजर परफॉर्म किए जाते हैं। एनालिटिकल प्रोसीजर लाइक कंपेयरिंग फिगर विद प्रीवियस ईयर, इंक्वायरी फ्रॉम मैनेजमेंट अबाउट सर्टन मैटर्स लाइक नॉन कंप्लायंस, फ्रॉड एस्टीमेट, एंड ऑब्टेनिंग रिटन प्रेजेंटेशन फ्रॉम मैनेजमेंट। 3 नाम देने आपने, क्या 2 नंबर। इजी। ये तो था पास पेपर में क्या क्या टेस्ट हुआ। एक क्वेश्चन हमें और मिलेगा इससे रिलेटेड कोई 5 मार्क्स के लिए, जस्ट फॉर 5 मार्क्स। करना क्या आपको? डिस्क्राइब हाउ द ऑडिटर शुड एड्रेस द अबव इशू। ऑडिटर अबव इश्यूज को कैसे एड्रेस करेगा? हाउ द ऑडिटर शुड एड्रेस द अबव इशू एंड द implications it may have on the review report of interim financial statement, और रिव्यू रिपोर्ट के ऊपर क्या इसकी implication मीन इफेक्ट आएंगे। तो अबव इश्यूज कैसे देखेगा और रिव्यू रिपोर्ट पे क्या इम्पैक्ट आएगा। तो देखते हैं सिनेरियो में क्या इश्यूज हैं।
So Kareem and company chartered accountants are engaged in the review of interim financial information of Babar Textile Mills Limited for the half year ended 30th June 2008. तो रिव्यू करने जा रहे हैं किसका, इंटरम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मीन हाफ ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। और हमने ऑलरेडी बात की है कि अगर होल ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो तो ऑडिट होता है, हाफ ईयर हो तो उसका ऑडिट नहीं, क्या होता है, रिव्यू होता है। तो कंपनी का नाम है बाबर टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड, ईयर एंड है 30 जून 2008। The increase in oil and energy price and current inflationary trend prevailing in the country has resulted in substantial losses and the company's outlook is negative. तो कंट्री के अंदर क्या चल रहा है, ऑयल प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज़ हुई हैं, एनर्जी प्राइसेस इंक्रीज़ हुई हैं, और जब ऑयल मीन पेट्रोल की प्राइस बढ़ती है तो आपको पता है हमारे मुल्क में भी हर चीज़ की प्राइस बढ़ जाती है, तो वहाँ पे भी क्या हुआ है जी, प्राइसेस बढ़ी हैं जिसकी वजह से लॉसेस भी बेयर करना पड़े हैं और कंपनीज के आउटलुक नेगेटिव हो गए। तो बाब इशू हमने एड्रेस किया, नेगेटिव हो गए हैं, दिस मीन शायद कंपनी को कंटिन्यू करना एज ए गोइंग कंसर्न थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। क्यों, सेल्स कम हो रही होंगी, प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो अफेक्ट हो रही होगी, तो कंपनी का सर्वाइवल थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। इशू मोरओवर इन व्यू ऑफ रिसेशनरी प्रेशर, साथ रिसेशन भी चल रहा है, being faced by US and many European Union economies, some of the large customers in those countries have not renewed their order and many orders are expected to follow। और कुछ हमारे पुराने कस्टमर थे अमेरिका में, यूरोप में, सपोज हो सकता है शायद कोई कोरोना वायरस आ गया जिसकी वजह से वो कस्टमर ने भी अभी तक और नए ऑर्डर प्लेस नहीं किए। क्यों, वहाँ पे क्या चल रहा है, रिसेशन चल रहा है। तो ये भी चीज़ हमारी गोइंग कंसर्न को कंपनी की जो है वो अफेक्ट करेगी। क्या है, आगे देखते हैं। Consequently, the company has decided to lay off 40% of its workforce gradually, और कंपनी अपने 40% वर्कफोर्स को रिडंडेंट करने का सोच रही है ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो ऑब्वियसली जब आगे डिमांड ही नहीं है प्रोडक्ट की तो प्रोडक्शन आपने करनी नहीं है, प्रोडक्शन जब करनी नहीं तो एम्प्लॉई आपने सर पे बिठाने हैं। तो ऑब्वियसली कंपनी क्या सोच रही है, 40% स्टाफ कटिंग की जाए, जो अभी काफ़ी सारी कंपनीज ने की। The company's management acknowledge that severity of the situation, तो मैनेजमेंट severity of the situation को acknowledge कर रही है, समझ रही है, मान रही है, but is reluctant to provide specific details in the interim financial statement, लेकिन interim financial statements में कोई डिटेल वगैरह नहीं बता रही, लाइक कोई कैश फ्लो गोइंग सन का डिस्क्लोजर है तो वो नहीं बता रही। However, it has given a note containing general indication about the future ऑफ द कंपनी, लेकिन उसने नोट दे दिया है रिगार्डिंग फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ द कंपनी। तो हमने करना क्या है, डिस्क्राइब हाउ द ऑडिटर शुड एड्रेस द अबव इशू। तो अबव इशू को कैसे एड्रेस करेगा, तो इशू आपने बता दिया जी, रिसेशन चल रहा है, कंपनी की प्रॉस्पेक्ट्स पुअर हैं, फॉरेन कस्टमर भी लूज़ हो गया है जिससे सेल प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट हो रही है, तो माइट भी कंपनी की गोइंग कंसर्न अफेक्टेड है। क्या ख्याल है, तो हमें डिस्कस करना है मैनेजमेंट से क्या रिगार्डिंग अकाउंटिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसर्न। हमें इवैल्यूएट करना है असेसमेंट ऑफ गोइंग कंसर्न अजम्पशन ऑफ द मैनेजमेंट टू सी इफ एप्रोप्रिएट, और हमें कुछ रिटर्न प्रेजेंटेशन भी इसे लेना होगी वेदर एस्टिमेट आर रीजनेबल and going concern assumption is appropriate if they have prepared financial statements and interim accounts on going concern basis। क्या क्या रहा, उसके बाद आगे हम आप बताएंगे कि इसका हमारा रिव्यू रिपोर्ट के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा कि if management have adequately disclosed going concern assumption in the financial statement been prepared according to going concern assumption assessment, then our review conclusion will be unmodified। And if management not prepared interim accounts या financial statements according to going concern assessment, then our conclusion will be qualified if the matter is material or adverse if the matter is pervasive। तो ये रिव्यू रिपोर्ट पे इम्पैक्ट भी बता दी। अब डिस्क्लोज किया हुआ है तो हमने यहाँ पे मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न पैराग्राफ की बात क्यों नहीं की, क्योंकि ये ऑडिट नहीं है, ये रिव्यू इंगेजमेंट है।
वो मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग्स ऑन पैराग्राफ ऑडिट रिपोर्ट में आएगा पर ISA 570, ISA इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 570 की सेटेड है, गोइंग कंसर्न सेटेड, तो ऑडिट में अप्लाई होगा, रिव्यू में अप्लाई नहीं होगा। रिव्यू में ISRE अप्लाई होते हैं। क्या ख्याल है? तो बातें की जा सकती है ऊपर क्या इशू है, उस सेटेड हमने कोई प्रोसीजर देख लिए, एक रिटर्न प्रेजेंटेशन भी ले ली, और फिर हमने रिपोर्ट पे इम्पैक्ट बता दिया कि अगर तो मैडम ने गोइंगसन असेसमेंट के अकॉर्डिंगली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर की हैं तो फिर हम अनमॉडिफाइड कंक्लूजन देंगे। हाँ, अगर गोइंग कंसर्न असेसमेंट के अकॉर्डिंगली प्रिपेयर नहीं की तो फिर हम कंक्लूजन अपना मॉडिफाई करेंगे, क्वालिफाइड कंक्लूजन इफ द मैटर इज मटीरियल, एडवर्स कंक्लूजन इफ द मैटर इज परवेसिव। ठीक क्लियर होता है? सो क्या करना है आपने, ये एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है और बाकी चैप्टर को प्लीज़ एक दफ़ा से अच्छी तरह कवर करके लर्न करके हाथ से लिख लेना है। 4-5 नंबर के लिए भी अगर टेस्ट होता है तो बड़े इंपॉर्टेंट हैं वो 5 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है 5 नंबर। सो सिलेबस अगर हम देखें तो हमारा ख़त्म हो गया, यहाँ तक सिलेबस हमारा ख़त्म हो गया। चैप्टर 1 to 14 सारे हमने पास पेपर के साथ कवर कर लिए। कोई एक आध लेक्चर हमारा और रहता है, कहीं पे हमने चैप्टर 4 ऑडिट रिस्क का हमारा चैप्टर था, तो वहाँ पे पास पेपर की प्रैक्टिस करते हमने देखा था कि क्वेश्चन इस तरह से अपीयर होता है कि ऑडिट रिस्क भी लिखें और साथ ऑडिट अप्रोच भी लिखें। और ऑडिट अप्रोच हमने पढ़ी थी चैप्टर 7, 8, 9 में कि किस एरिया को कैसे ऑडिट करना है, प्रोसीजर्स कैसे परफॉर्म करने हैं। इसलिए चैप्टर 4 में हमने रिस्क तो लिख लिया था, लेकिन उसकी ऑडिट अप्रोच वाले क्वेश्चन हमने जो है वो नहीं किए थे। तो होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, चैप्टर 4 के कोई 2-3 क्वेश्चन जो है वो रिस्क विद ऑडिट अप्रोच के साथ कवर करेंगे, तो फिर हमारा सिलेबस जो है वो कम्प्लीटली वाइंड अप हो जाएगा। सो अभी यहाँ पे चैप्टर 4 हमारा ख़त्म हुआ चाहता है। होपफुली आप इसको अगर एक दिन प्रॉपर्ली दे लो तो ये सारा लर्न हो जाएगा, कोई इतना औखा काम नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कोई एक पेज के ऊपर तो सारी की सारी वो रिटर्न प्रेजेंटेशन ही है जो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ी हुई है। बाकी ऑडिट और रिव्यू में डिफरेंस भी कोई इतना औखा काम नहीं है। कंपाइलेशन, एग्री फॉर्म प्रोसीजर और रिव्यू एंगेजमेंट की डेफिनेशन हमने चैप्टर 1 में भी थोड़ा सा कवर करने की कोशिश की थी, तो नॉलेज है और इतनी औखी बड़ी डेफिनेशंस भी नहीं हैं। तो प्लीज़ कोशिश करें इस चैप्टर को आप लोग कवर कर लें, कंप्लीट कर लें। होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे कुछ नई चीज़ों के साथ। कैफ 9 ऑडिट एंड एश्योरेंस चैप्टर 1 to 14 हम सारा का सारा कवर कर चुके, पास पेपर की इनफ प्रैक्टिस कर चुके। पिछले 11-12 सालों में हमने देखा हर चैप्टर से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन थे वो साथ साथ हमने कवर किए। साथ हमने ICAP क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन कवर किए, कुछ इधर उधर से ICAW, ACCA, ICMA, CPA और काफ़ी बॉडीज़ के क्वेश्चन जो भी रेलेवेंट मुझे मिले थे, जो एग्ज़ामिनर हमारे टेस्ट कर सकते हैं, वो सारे के सारे मैंने चैप्टर वाइज साथ साथ अटैच किए और हमने कवर किए। हर एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आप किसी भी क्वेश्चन को इग्नोर नहीं कर सकते। किसी क्वेश्चन को इग्नोर करोगे, उससे मिलता जुलता क्वेश्चन पेपर में आ गया तो एग्जामिनर आपको इग्नोर नहीं करेंगे, वो पकड़ लेंगे आपको। सिलेबस इतना ज़्यादा नहीं था, टोटल 135 पेजेस थे हमारे पास जो हमने लर्न करने थे 14 चैप्टर्स में। 135 पेजेस में हमने सिलेबस को सम अप किया हुआ था। हाँ, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट थी। क्यों? ऑडिट के पेपर में जो मसला है स्टूडेंट्स के साथ वो क्या है, नॉलेज है लेकिन लिखा नहीं जा रहा, एक्सप्रेस नहीं किया जा रहा। इसलिए प्लीज़ प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। लर्निंग भी लिख लिख के करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? वो लिखा हुआ आपको रिवीजन में बहुत ज़्यादा हेल्प देता है। तो चैप्टर 1 to 14 हम कंप्लीट कवर कर चुके, प्रैक्टिस कर चुके। चैप्टर 4 में मैंने आप लोगों के साथ एक छोटा सा प्रॉमिस किया हुआ था कि ऑडिट रिस्क के क्वेश्चन हम एंड पे जो है वो दोबारा कवर करेंगे विद ऑडिट अप्रोच। क्यों? हमने ऑडिट अप्रोच, ऑडिट कैसे करना है, वो प्रोसीजर्स हमने पढ़े थे कुछ चैप्टर 5 में। फिर हमने सिस्टम, सेल, परचेज, वेजेस, पेरोल, इन्वेंट्री, एसेट, ये सारे हमने पढ़े चैप्टर 7 में कि इनको कैसे ऑडिट करना है। चैप्टर 8 में हमने काफ़ी सारे एरियाज पढ़े जो हमने देखा कैसे ऑडिट करना है। चैप्टर 9 में हमने देखा कि अगर IT सिस्टम है तो उसको कैसे ऑडिट करना है। तो ये चीज़ें हमने चैप्टर 7, 8, 9 में मेनली पढ़ी। 4 में हमारे पास ऑडिट अप्रोच नहीं थी, रिस्क
हम आइडेंटिफाई कर सकते थे, लेकिन ऑडिट अप्रोच नहीं थी, तो इसलिए कुछ क्वेश्चन में मैंने कहा था कि कॉलम बना के आपने एक तरफ ऑडिट रिस्क लिखना है तो दूसरा कॉलम ब्लैंक छोड़ देना है, वो हम एंड ऑफ सिलेबस जाके कवर करेंगे। तो आज हम वही कवर करने जा रहे हैं, मीन देखने जा रहे हैं कि अगर ऑडिट रिस्क विद ऑडिट अप्रोच क्वेश्चन आता है तो उसमें ऑडिट अप्रोच कैसे लिखनी है। वैसे तो ऑडिट अप्रोच आप सीख चुके हो, ऑब्वियसली रिसीवेबल की बात आए तो उसके हमने प्रोसीजर लिखने हैं, सेल ओवर स्टेटमेंट की बात आए तो अक्रंस ऑफ सेल का कोई प्रोसीजर लिखना है, एसेट की नॉन एग्जिस्टेंस की बात है तो फिजिकल इंस्पेक्शन उसकी कर लेनी है, इन्वेंट्री को हमने जो है वो काउंट करवा लेना है, इन्वेंट्री काउंट शीट्स को देख लेना है। मीन प्रोसीजर आप लिख सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस कर लेते हैं 2-3 क्वेश्चन ताकि और अच्छी तरह से क्लियर हो जाए कि ऑडिट रिस्क के अगेंस्ट हमने ऑडिट प्रोसीजर लिखना कैसे है। सो चैप्टर 4 की अगर हम एक्सरसाइज में आए तो चैप्टर 4 की एक्सरसाइज में हमें कुछ 2-3 अच्छे क्वेश्चन एंड पे मिलेंगे विद ऑडिट अप्रोच। इसमें एक क्वेश्चन 24 था हमारे पास, डोनाल्ड, कोई 10 मार्क्स का क्वेश्चन था जिसकी रिक्वायरमेंट थी कि यूजिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड डिस्क्राइब 5 ऑडिट रिस्क, 5 ऑडिट रिस्क आपने लिखने हैं, and explain the auditor's response to each risk in planning of the audit of Donald company। और हर रिस्क के साथ आपने ऑडिटर का रिस्पॉन्स मीन ऑडिट अप्रोच लिखनी है कि कैसे इस चीज़ को वेरीफाई किया जाएगा ड्यूरिंग ऑडिट। तो चलते हैं कि 5 ऑडिट रिस्क भी आइडेंटिफाई करते हैं और साथ ऑडिट अप्रोच भी डिस्कस करते हैं। मीन एक कॉलम बना के इधर रिस्क लिखेंगे और दूसरी साइड पे ऑडिट अप्रोच लिखी जाएगी। सो देखते हैं क्या रिस्क हैं। रिस्क हम ऑलरेडी पहले भी आइडेंटिफाई कर चुके हुए हैं, दोबारा आइडेंटिफाई करते हैं। So Donald company operates an airline business। कंपनी एयरलाइन बिजनेस करती है। The company's year end is 31st July 20x1 and you are the auditor senior and you have started planning the audit। Your manager has asked you to have a meeting with the client and to identify any relevant audit risk so that the audit plan can be completed। And from your meeting you ascertain the following। अब नीचे कंपनी की इन्फॉर्मेशन जहाँ से हमने ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई करना है। इनहेरेंट कंट्रोल डिटेक्शन, मीन कुछ चांस और मिस स्टेटमेंट तो इनहेरेंट, कोई कंट्रोल वीकनेस है तो मिस स्टेटमेंट में नॉट बी प्रिवेंटेड डिटेक्टेड करेक्टेड बाय द सिस्टम। कंट्रोल रिस्क, ऑडिटर नया है या ऑडिटर के ऊपर कोई लिमिटेशन है तो ड्यू टू दैट ऑडिटर में नॉट डिटेक्ट मिस स्टेटमेंट, क्या होगा, डिटेक्शन रिस्क। मीन ये क्वेश्चन कवर करने के लिए आपको चैप्टर 4 रिवाइज होना ज़रूरी है। अगर चैप्टर 4 रिवाइज नहीं किया तो इस चैप्टर को पहले रिवाइज कर लो, फिर इस लेक्चर की तरफ आना है। ठीक हो गया, ओके। ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई करते हैं। इन ऑर्डर टू एक्सपैंड देयर फ्लाइट नेटवर्क डोनाल्ड कंपनी विल नीड टू एक्वायर मोर एयरप्लेन्स। दे हैव प्लेस्ड ऑर्डर्स फॉर अनदर 6 प्लेन्स एट एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ $20 million and the company is not sure whether these plane will be received by the year end। तो कंपनी क्या करती है जी, एयरलाइन बिजनेस करती है, तो कंपनी को अपने ऑपरेशन एक्सपैंड करने के लिए नए एयरप्लेन्स की ज़रूरत है। वैसे तो ये मेरे सामने भी काफ़ी सारे एयरप्लेन बैठे हैं, जहाज़ बैठे हैं, आप लोगों को भी ख़रीदा जा सकता है, लेकिन नहीं, यहाँ पे आप जैसे जहाज़ों को ही एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के लिए ओरिजिनल जहाज़ चाहिए। सो कंपनी ने क्या किया है जी, कंपनी ने कोई जो है वो 6 न्यू प्लेन्स का ऑर्डर किया है एट $20 million और कंपनी श्योर नहीं है कि ईयर एंड तक ये प्लेन रिसीव होंगे या नहीं होंगे। यहाँ पे हमने रिस्क क्या अपनाया था कि इफ़ कंपनी हैव रिकॉर्डेड प्लेन्स बट प्लेन्स आर नॉट रिसीव्ड एट द ईयर एंड, देन ड्यू टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ प्लेन एसेट कुड बी ओवर स्टेटेड। ऑर्डर के टाइम पे ही अगर कंपनी ने रिकॉर्डिंग कर ली है रिकॉर्ड में, अकाउंट्स में, और प्लेन ईयर तक एंड तक रिसीव नहीं हुए और एग्जिस्ट नहीं करते तो उस सूरत में एसेट कुड बी ओवर स्टेटेड। कैसे चेक करेंगे एसेट ओवर स्टेटेड ड्यू टू नॉन एग्जिस्टेंस? तो क्या करेंगे, फिजिकल इंस्पेक्शन ऑफ द एसेट टू वेरीफाई दे एग्जिस्टेड एट द ईयर एंड। सिंपल सी बात है, क्या ख्याल है? फिजिकल इंस्पेक्शन कर लेंगे कि वाकई है या नहीं, ईयर एंड पे थे या नहीं थे। या एसेट से रिलेटेड कोई GRN है तो उसको भी इंस्पेक्ट किया जा सकता है देखने के लिए क्या डिलीवरी डेट ऑफ द एसेट, कि कब डिलीवर हुए हैं कंपनी के अंदर, ईयर एंड पे से पहले हुए हैं या बाद में हुए, कि बाद में हो तो फिर ईयर एंड पे नहीं होने चाहिए थे, देखा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं।
In addition, the company has spent an estimated $15 million on refurbishing their existing planes. Oh yes, कंपनी कोई refurbishment expenditure भी कर रही है. Refurbishment expenditure आपने पढ़ा होगा शायद IAS 16 में FR1 में कि अगर एक क्राइटेरिया मीट करें तो कैपिटलाइज होंगे वरना एक्सपेंस आउट होंगे. और क्राइटेरिया क्या था कि अगर रिफर्बिशमेंट कॉस्ट इनकर हुई हैं टू इनहैंस प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द एसेट, इन एसेट की प्रोडक्टिव कैपेसिटी इनहैंस इंक्रीज करने से रिलेटेड है तो फिर कैपिटलाइज, अदरवाइज एक्सपेंस आउट. तो यहाँ पे चांसेस हो सकते हैं मिसक्लासिफिकेशन ऑफ रिफर्बिशमेंट एक्सपेंडिचर, like if they do not meet criteria and company capitalizing, then asset profit could be overstated, expenses understated. Or in reverse case they meeting criteria but company expensing out, तो उस सूरत में क्या होगा, profit asset could be understated and expenses overstated भी. तो दोनों सूरतें हो सकती हैं. ये क्या हो गया, रिस्क. चांस ऑफ स्टेटमेंट हमने बता दिया. ऑडिट अप्रोच कैसे वेरीफाई करेंगे, तो इंस्पेक्ट करेंगे क्या इनवॉइसेस ऑफ रिफर्बिशमेंट कॉस्ट टू इंश्योर प्रॉपर क्लासिफिकेशन. क्या ख्याल है, वेदर रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर, तो क्या करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे इनवॉइसेस ऑफ रिफर्बिशमेंट कॉस्ट. और डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट द क्राइटेरिया ऑफ कैपिटलाइजेशन इफ दे इंटेंड्स टू कैपिटलाइज देम. अगर कैपिटलाइज हो रही है तो मैनेजमेंट से देखेंगे भाई कैसे क्राइटेरिया मीट हो रही है, कैसे प्रोडक्टिव कैपेसिटी जो है वो इनहांस हो रही है, तो डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट से. और हमने देख लिया ये इनवॉइसेस रेवेन्यू नेचर है, ये कैपिटल नेचर है, तो अब देखना है कि वाकई ही ये कैपिटल नेचर एसेट में और रेवेन्यू नेचर एक्सपेंसेस में जा रही है नहीं जा रही. तो क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे इनवॉइसेस ऑफ रिफर्बिशमेंट कॉस्ट टू जनरल लेजर टू वेरीफाई रिकॉर्डिंग इन एप्रोप्रिएट अकाउंट्स. तो इनवॉइसेस को इंस्पेक्ट करके देख लिया नेचर क्या है, मैनेजमेंट से डिस्कस कर लिया कैसे क्राइटेरिया मीट कर रही है, स्पेशली कैपिटलाइज वाली, जो मेन मसला कैपिटलाइज वालों में है जिससे एसेट प्रॉफिट ओवरस्टेट होगा, एक्सपेंसेस अंडरस्टेट होंगे. और क्या करेंगे, इनवॉइसेस को मैच करेंगे विद देयर जनरल लेजर टू वेरीफाई करेक्ट अकाउंटिंग इन एप्रोप्रिएट लेजर्स. चलिए आगे. आगे In order to fund the expansion, Donald Company has applied for a loan of $25 million. कंपनी ने एक्सपेंशन के लिए बैंक से को 25 मिलियन का लोन भी अप्लाई किया है. It has yet to hear from the bank as to whether it will lend the money. अभी तक बैंक से कोई कंफर्मेशन नहीं मिली वो आपको पैसे देना भी चाहता है या नहीं देना चाहता. और कंपनी ऑलरेडी अपनी ऑपरेशन एक्सपैंड करने का सोच चुकी है, अभी तक पैसा मिला नहीं था. और अगर ये पैसा नहीं मिलता तो serious cash flow goings and issues could be arise which may not be disclosed in the financial statements. क्यों cash flow goings and issues financial statements में disclose होने चाहिए. फिर क्या बन गया, ऑडिट रिस्क. अब इसे जो ऑडिट अप्रोच क्या होगी, डिस्कस विद मैनेजमेंट द अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फंडिंग इफ बैंक लोन इज नॉट अप्रूव्ड. क्यों अगर है तो फिर गोइंग्स एंड इशू नहीं है, अगर नहीं है तो फिर है. कंफर्मेशन फ्रॉम द बैंक रिगार्डिंग लाइकलीहुड ऑफ लोन अप्रूवल है, तो इस मीन कैश फ्लो इशू नहीं है, अगर नहीं है तो फिर कैश फ्लो इशू राइज हो सकता है. और इवैल्यूएशन ऑफ मैनेजमेंट असेसमेंट ऑफ गोइंग कंसर्न असम्पशन भी, कि वाकई प्रॉपर इवैल्यू असेस किया या नहीं किया उसको इवैल्यूएट भी करेंगे. क्यों गोइंग कंसर्न की बात हुई, लिखी जा सकती है ऑडिट अप्रोच. क्या लिखा हमने, डिस्कस विद मैनेजमेंट अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फंडिंग एंड लाइकलीहुड ऑफ लोन रिसीविंग. जो अगर नहीं है, ना ही लाइकलीहुड है, ना ही अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फंडिंग है, तो फिर भाई कैश फ्लो इशू है. कंफर्मेशन फ्रॉम द बैंक रिगार्डिंग लाइकलीहुड ऑफ लोन एप्लीकेशन अप्रूवल है तो ठीक है, नहीं है तो फिर भाई कैश फ्लो इशू है. साथ इवैल्यूएशन ऑफ मैनेजमेंट असेसमेंट ऑफ गोइंग कंसर्न भी, क्या अप्रोप्रिएट है या नहीं. 3 रिस्क और अप्रोच होगी, 2 और आगे आइए देखते हैं. The company receives booking from travel agent as well as directly via their website. तो ट्रैवल एजेंट के थ्रू भी बुकिंग होती हैं, कंपनी की वेबसाइट पे भी होती हैं. The travel agents are given a 90-day credit period to pay Donald Company. However, due to difficult trading condition, a number of receivables are struggling to pay. तो receivables struggling to pay हैं
और अगर ये रिकवरी नहीं होती तो दैट विल रिजल्ट इनटू बैड डेट्स एंड चांसेस दैट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज नॉट एप्रोप्रिएटली रिकॉर्डेड, एसेट प्रॉफिट कुड बी ओवरस्टेटेड, एक्सपेंसेस अंडरस्टेटेड। ये क्या बन गया? ऑडिट रिस्क। तो रिसीवेबल्स को वेरीफाई करना है तो क्या करेंगे? इंडिपेंडेंट कंफर्मेशन फ्रॉम द कस्टमर रिगार्डिंग ड्यू बैलेंसेस, साथ inspection of post year end cash receipts to verify cash has been received against the debtors। क्यों करनी हो तो फिर मैनेजमेंट पे चढ़ाई करेंगे। क्या ख्याल है? कंफर्मेशन भी की जा सकती है इसे कि इतना देना है या नहीं देना, मिलना है या नहीं मिलना, और साथ कैश रिसीट्स के थ्रू वेरीफाई कर लेंगे। साथ एज एनालिसिस को भी वेरीफाई करेंगे। रिव्यू एज एनालिसिस परफॉर्म बाय द मैनेजमेंट, क्या वेरीफाई करने के लिए? टू वेरीफाई दैट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हैज बीन क्रिएटेड अगेंस्ट ओवरड्यू डेटर्स। क्यों? अगर वही रिकॉर्ड नहीं है तो फिर तो रिसीवेबल्स ओवरस्टेटेड है ही है। क्यों? प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं है, कैश ही रिसीव नहीं हुआ तो रिसीवेबल्स ओवरस्टेटेड है ही है। क्या ख्याल है? कंफर्मेशन डेटर्स कंफर्मेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट है वैल्यूएशन के प्रोसीजर, कैश रिसीट्स पोस्ट बैलेंस शीट पीरियड में वेरीफाई करना और एज एनालिसिस की कॉपी को रिव्यू करना। रटा वही दो वैल्यूएशन वाले प्रोसीजर रिसीवर्स के उठा के यहाँ पे वॉमिट कर दो। क्या ख्याल है? और जब भी रिसीवर्स की बात आ जाए यही आपने अप्रोच लिखनी है। चलिए आगे, 4 हो गए। ओके, so complaints that tickets have been booked and paid for online but hotel company has no record of them and hence has sold the seat to another customer। तो क्या हो रहा है जी? कस्टमर को एक कंपनी ने जो है वो क्या किया, सीट सेल की, रिकॉर्ड नहीं हुई सिस्टम में, दोबारा किसी दूसरे कस्टमर को भी सेल होगी। तो इन केस ऑफ डुअल इशुएंस ऑफ टिकट कंपनी को कस्टमर को डैमेजेस पे करना पड़ सकते हैं विच रिजल्ट इनटू कैश फ्लो इश्यूज में नॉट बी डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या ख्याल है? अगर कैश फ्लो इशू है तो इसे हमारी ऑडिट अप्रोच क्या होनी चाहिए? हमें कैश एंड प्रॉफिट प्रोजेक्शन फॉर नेक्स्ट 12 मंथ्स जो है वो रिव्यू करनी है। हमें एनी कॉरस्पॉन्डेंस विद कस्टमर जो है वो रिव्यू करनी है टू आइडेंटिफाई एनी चांस ऑफ पेनल्टीज इम्पोज्ड बाय द कस्टमर एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन कंपनी cash flow problems। Donald company used to sell ticket via large call center located near to their head office. However, in May, they closed it down and made the large workforce redundant। तो कंपनी redundant करने जा रही है स्टाफ को, तो पर आइए 37 redundancy provision require है। And in case of no provision, chances that expenses liabilities could be understated। क्यों? provision की एंट्री क्या होती है? expense to provision, एक्सपेंसेस लाइबिलिटीज कुड बी अंडरस्टेटेड और एक्सपेंसिव अंडरस्टेटेड है तो प्रॉफिट क्या होगा? ओवरस्टेटेड। ऑडिट अप्रोच स्टेटेड क्या होगी? डिस्कस विद मैनेजमेंट द अकाउंटिंग ऑफ प्रोविजन एज पर स्टाफ रिडंडेंसी। क्या ख्याल है? और साथ क्या? रिव्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू वेरीफाई प्रोविजन हैज बीन क्रिएटेड अगेंस्ट स्टाफ रिडंडेंसी। क्या है या नहीं? मैनेजमेंट से भी डिस्कस कर लिया, उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का रिव्यू भी कर लेंगे। कोई 5 रिस्क और आगे उसकी ऑडिट अप्रोच लिखी जा सकती है। प्लीज़ इसको अब ऑडिट अप्रोच के साथ एक दफ़ा दोबारा से अटैम्प्ट करना है। क्यों? रिस्क भी बड़ा इंपॉर्टेंट टेक्निकल एरिया है और उसके अगेंस्ट स्पेसिफिक ऑडिट अप्रोच लिखना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है पेपर में, इसलिए प्रैक्टिस होगी तो मुश्किल नहीं होगा। चलते हैं एक आध क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। एक बड़ा सारा क्वेश्चन हमने किया था, क्वेश्चन 21 टेम्पेस्ट। क्वेश्चन 21 टेम्पेस्ट रिक्वायरमेंट क्या थी क्वेश्चन की? फॉर 15 गुड मार्क्स कि यूजिंग द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड अबव प्रिपेयर द ऑडिट स्ट्रैटेजी फॉर द टेम्पेस्ट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2005। स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करनी है। स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करने का मतलब क्या है कि ऑडिट स्ट्रैटेजी में रिस्की एरियाज हाईलाइट करने हैं और साथ ऑडिट प्लान में नेचर टाइमिंग सेंटर फॉर ऑडिट प्रोसीजर डिफाइन करने हैं। मतलब रिस्की एरियाज और साथ ऑडिट अप्रोच डिफाइन करनी है। ये क्या है? स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करना। तो यहाँ पे वही काम करना है हमने, रिस्की एरियाज हाईलाइट करने हैं और साथ ऑडिट अप्रोच लिखनी। हाँ, देखते हैं क्या क्या रिस्क हैं इसके अंदर, एनालिटिकल प्रोसीजर के थ्रू कैसे रिस्क आइडेंटिफाई होते हैं और साथ ऑडिट अप्रोच देखते हैं क्या हो सकती है।
So you are the manager in charge of the audit of Tempest, a limited liability company. The company's year end is 31st December and Tempest has been a client for 7 years. The company purchased and resell fittings for ships including anchors, compasses, rudders, sails, etc. Clients vary in size from small business making yachts to large companies maintaining large luxury cruise ships. कंपनी क्या करती है? शिप बनाती है, बोट्स बनाती है, यास्ट बनाती है. No manufacturing take place in Tempest. Information on the company's financial performance is available as follows. एक्चुअल 2006 का डाटा है हमारे पास और फोरकास्ट 2007 का डाटा है. कंपेयर करते हुए हम रिस्की एरियाज हाईलाइट करेंगे, साथ कुछ इन्फॉर्मेशन को रिलेट भी करेंगे. रेवेन्यू देखा जाए तो कंपनी का इंक्रीज़ हो रहा है, कितने से इंक्रीज़ हो रहा है? 12% से. कॉस्ट ऑफ सेल कंपनी की इंक्रीज़ हो रही है, चूँकि रेवेन्यू इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन जीपी क्या हो गया है कंपनी का? कम हो गया. एडमिन कॉस्ट कंपनी की इंक्रीज़ हो गई है, चूँकि सेल इंक्रीज़ हुई है. डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट सेम है. उसके बाद नेट प्रॉफिट कंपनी का हाईली डिक्रीज़ हो गया है. उसके बाद नॉन करंट एसेट्स की बात करें तो डिक्रीज़ हो गए हैं. कब डिक्रीज़ होते हैं? जब डिस्पोजल ऑफ एसेट हो. करंट एसेट में इन्वेंट्री देखा जाए तो कंपनी का काफ़ी सारा डिक्रीज़ हो गया है. रिसीवेबल देखा जाए तो 50% से इंक्रीज़ हुए हैं, जबकि सेल जस्ट 12% से इंक्रीज़ हुई है. कैश एट बैंक बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो गया है और टोटल एसेट डिक्रीज़. उसके बाद कैपिटल एंड रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, टोटल शेयर होल्डर फंड और उसके बाद नॉन करंट लाइबिलिटीज़ हाफ हो गई हैं और करंट लाइबिलिटीज़ स्लाइटली इंक्रीज़ हो गई हैं. अब यहाँ तक देखा जाए तो सिर्फ एक रिसीवेबल की हम बात कर सकते हैं कि रिसीवेबल हैज़ इंक्रीज्ड बाय दिस, बल्कि यहाँ पे भी रिसीवेबल डेज़ निकालना पड़ेंगे करंट ईयर के और प्रीवियस ईयर के. कैसे निकाले जाते हैं? रिसीवेबल्स ओवर सेल इंटू 365, जो कि इंक्रीज़ हुए हैं. कितने परसेंट, कितने डेज़ थे पहले और कितने अब हुए हैं, ये आपको निकाल के बताना पड़ेगा. और इंक्रीज़ हुए हैं, दिस मीन चांसेस हैं कि कंपनी स्ट्रगल टू रिसीव पेमेंट्स फ्रॉम रिसीवेबल्स है. और चांसेस उसमें अगर बैड डेट्स प्रीमियम प्रॉपर्ली रिकॉग्नाइज नहीं की जा रही तो एसेट प्रॉफिट कुड बी ओवर स्टेटेड, एक्सपेंसेस अंडर स्टेटेड. ठीक है, बन जाएगा एक रिस्क हमारा. और इसके अगेंस्ट हम क्या लिख देंगे? ऑडिट अप्रोच लिख देंगे. मीन इसको हम यूँ कॉलम बना के चलेंगे. इधर हम जो है वो ऑडिट रिस्क लिखेंगे और इधर हम लिखेंगे ऑडिट प्लान. ऑडिट प्लान का मतलब क्या है? ऑडिट अप्रोच. तो एक रिस्क हमने क्या किया? रिसीवेबल से रिलेटेड जो है वो लिख दिया. और इधर ऑडिट अप्रोच रिसीवेबल्स को कैसे वेरीफाई करना है? ओवरस्टेट हो रहे हैं ना यहाँ पे, बैड डेट्स अगर रिकॉग्नाइज नहीं की गई तो क्या करना है? पोस्ट ईयर एंड कैश रिसीट्स के थ्रू वेरीफाई करना है कि कैश हैज़ बीन रिसीव्ड. और रिव्यू करना है एज एनालिसिस परफॉर्म्ड ऑन रिसीवेबल टू इंश्योर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हैज़ बीन प्रॉपर्ली क्रिएटेड. मीन वही रटा रिसीवेबल्स की वैल्यूएशन प्रोसीजर्स दोनों उठा के यहाँ पे लिख देंगे. क्या कहना है? चलते हैं आगे. बाकी एरियाज़ में हमने देख लिया क्या इंक्रीज डिक्रीज आया. नीचे कुछ अदर इन्फॉर्मेशन है तो उसके अकॉर्डिंगली बाकी रिस्क आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं. The industry that Tempest trade, it has been moderate growth of 7% over the last year. इंडस्ट्री में सेल ग्रोथ है 7%. कंपनी की सेल ग्रोथ कितनी है? 12%. तो अब यहाँ पे एक और इशू आ गया क्या? सेल्स का, कि इंडस्ट्री जो है वो 7% है, कंपनी शो कर रही है 12%. तो चांसेस हो सकते हैं सेल कुड बी ओवर स्टेटेड ड्यू टू कट ऑफ एरर्स. ये क्या बन गया? रिस्क. तो इधर ऑडिट अप्रोच इसकी लिखनी है क्या? कट ऑफ एरर्स की वजह से. कट ऑफ एरर्स कैसे वेरीफाई होते हैं? Trace a sample of GDN raised in the last week of current period as well as first week of next period to relevant invoices and ledger balances to ensure that sales and receivables are recorded in their correct period. इन वो कट ऑफ वाले दो प्रोसीजर थे. GDN का सैंपल लेना है कौन से? लास्ट वीक ऑफ करंट पीरियड वाले और फर्स्ट वीक ऑफ नेक्स्ट पीरियड वाले. तो दोनों को कंबाइन कर दो आप. एक प्रोसीजर यहाँ पे लिख दो सेल्स का. क्या ख्याल है? चलें आगे. ओके. उसके बाद कुछ और इन्फॉर्मेशन है. नॉन करंट एसेट्स मेनली रिलेट टू कंपनी प्रेमिसेस फॉर स्टोरिंग इन्वेंट्री.
10 डिलीवरी व्हीकल्स आर ऑन्ड विद द कैरिंग अमाउंट ऑफ 300,000 मीन इसमें कुछ व्हीकल्स भी हैं और स्टोर भी हैं जहाँ पे इन्वेंट्री स्टोर की जाती है, और नॉन करंट एसेट्स कंपनी के जो है वो कम हुए हैं। सेल इंक्रीज हुई है, कॉस्ट ऑफ सेल इंक्रीज हुई है, तो आपको एसेट इन्वेंट्री होल्ड करने के लिए ज़्यादा चाहिए, कम चाहिए? ज़्यादा। और यहाँ पे कंपनी क्या करे, अपने एसेट डिस्पोज ऑफ कर रही है। कब अपने घर की चीज़ें आप बेचते हो जबकि बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत हो, तो यहाँ पे चांस हो सकता है कि अंदर कोई कैश फ्लो इशू है। क्या ख्याल है? नॉन करंट एसेट्स हैज़ डिक्रीज एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर and relates to what? Company stores and vehicles. And as a sale increases, cost of sale increases, so company require more premises as well as vehicles. So selling vehicle might be due to any cash flow issue which may not be disclosed properly in the financial statement. और इससे रिलेटेड आप क्या करोगे? डिस्कस विद मैनेजमेंट द रीजन बिहाइंड डिस्पोजल ऑफ एसेट and evaluate management assessment of company ability to continue as a going concern कि है या नहीं है। क्या ख्याल है? 3 रिस्क, 3 ऑडिट अप्रोच स्ट्रैटेजी हम प्रिपेयर कर रहे हैं ऑडिट। उसके बाद कहता है जी वन ऑफ द डायरेक्टर परचेज्ड अ यास्ट ड्यूरिंग द ईयर, और डायरेक्टर ने ड्यूरिंग द ईयर कंपनी के साथ कोई ट्रांजैक्शन की है, तो ये क्या है? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। क्या ख्याल है? विच शुड बी डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो क्या करना है आपने? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड obtain written presentation from management regarding any relationship and transaction with the related parties, and review financial statements to ensure completeness of disclosure of related party transactions. related party से क्या प्रोसीजर लिखना है? ओके, और क्या है? Inventory is stored in 10 different locations across the country, with your firm again having offices close to 7 of those locations. 10 जगह पे है लेकिन हमारे ऑफिस 7 के करीब हैं, तो रिस्क क्या है यहाँ पे? डिटेक्शन रिस्क है कि अगर ऑडिटर बाकी जगह पे इन्वेंट्री काउंट जो है वो अटेंड नहीं कर सकेगा तो मिस स्टेटमेंट्स में नॉट बी डिटेक्टेड बाय द ऑडिटर। तो क्या करना हमने? आस्क मैनेजमेंट टू काउंट इन्वेंट्री ऑन अल्टरनेटिव डेज, या क्या करना है? अरेंज स्पेयर स्टाफ या टेम्परेरी स्टाफ टू कंडक्ट इन्वेंट्री काउंट या ऑब्जर्व इन्वेंट्री काउंट, ताकि मसला रिजॉल्व किया। इसके मैनेजमेंट से कोशिश करो क्या कि डिफरेंट डेज में काउंट कर लें ताकि हमारा स्टाफ हर जगह पहुंच सके। अगर एक ही ईयर एंड डे पे होना है तो फिर अरेंज टेम्परेरी ऑडिट स्टाफ टू अटेंड इन्वेंट्री काउंट, या यूज ऑफ इंटरनल ऑडिटर टू अटेंड इन्वेंट्री काउंट ऑन डिफरेंट एरियाज, ये भी हो सकता है। कैसे एड्रेस करना है इस मसले को? उसके बाद एक और नोट है, अ कंप्यूटराइज्ड इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन अगस्त 2017 ड्यूरिंग द ईयर। नया इन्वेंट्री सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया है। इन्वेंट्री बैलेंसेस आर नाउ ऑब्टेनेबल डायरेक्टली फ्रॉम द कंप्यूटर सिस्टम। The client does not intend to count inventory at the year end but rely instead on computerized inventory control system. तो ड्यूरिंग ईयर इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम नया कंप्यूटराइज इंस्टॉल किया गया है और अब बैलेंस वहाँ से लिए जाएंगे। और हमने देखा इन्वेंट्री जो है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ नज़र आ रही थी कहाँ पे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। तो ये एक कंट्रोल रिस्क भी हो सकता है इन्वेंट्री का। क्या ख्याल है कि डिक्रीज़ हुई है ह्यूज अमाउंट से? रीज़न क्या है? चेंज ऑफ सिस्टम। तो इफ़ ऑल डाटा of manual inventory record has not been converted into computerized systems, the inventory could be understated. Yeah, due to early stage control weaknesses, inventory could be understated. क्या ख्याल है? जिसकी अगेंस्ट हमारी अप्रोच क्या होगी? कंपेयर क्या? manual inventory record sheets with the system to verify completeness of data recording from manual to system. और अ मोर सब्सटेंटिव अप्रोच विल बी कंसीडर्ड। जहाँ पे कंट्रोल रिस्क हो वहाँ पे हमारी ऑडिट अप्रोच क्या होगी? अ मोर सब्सटेंटिव अप्रोच विल बी कंसीडर्ड। हमने टेस्ट ऑफ कंट्रोल पे नहीं, किस पे जाना होता है? सब्सटेंटिव अप्रोच पे जाना होता है टू वेरीफाई इन्वेंट्री बैलेंसेस।
हाँ, उसमें फिजिकल काउंट अटेंड करके भी आप इंश्योर कर सकते हो कि दैट हाउ मच इन्वेंट्री रिमेन्ड इन स्टॉक एट द ईयर एंड, क्या इधर 200 ही है या इससे ज़्यादा है, क्यों अगर ज़्यादा है तो फिर रिकॉर्ड में कम क्यों आ रही है, और रीज़न यही हो सकती है कि मैनुअल शीट सारी की सारी सिस्टम में कन्वर्ट नहीं हुई। क्या ख्याल है, बातें की जा सकती हैं? तो ये क्या हमने बातें कर दी सारी की सारी, ये हमने सारी की सारी बातें क्या कर दी, हमने जो है वो ऑडिट स्ट्रैटेजी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हमें जो जो रिस्क मिले वो हमने लिख लिए, जो जो रिस्क मिले उसमें हमने रिसीवेबल्स की बात कर दी ऑडिट अप्रोच, सेल्स की बात कर ली ऑडिट अप्रोच, नॉन करंट एसेट्स की बात कर ली ऑडिट अप्रोच, रिलेटेड पार्टी की बात कर ली ऑडिट अप्रोच, डिटेक्शन रिस्क ऑडिट अप्रोच, इन्वेंट्री और ऑडिट अप्रोच। नीचे आप प्रॉफिटेबिलिटी की भी कोई बात कर सकते हो कि डिक्रीज हुई है हाईली, तो माइट भी ये भी क्रिएट कर सकती है कैश फ्लो गोइंग सन इश्यूज विच में नॉट बी डिस्क्लोज प्रॉपर्ली इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिट अप्रोच क्या होगी, इसे भी हमने इवैल्यूएट करनी है, मैनेजमेंट असेसमेंट ऑफ गोइंग कंसर्न टू सी इफ एप्रोप्रिएट। अब ऑडिट स्ट्रैटेजी में सिर्फ और सिर्फ रिस्क और ऑडिट अप्रोच ही नहीं होती, ऑडिट स्ट्रैटेजी में जो है वो साथ क्या होता है, मटीरियलिटी भी होती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप क्या करो, मटीरियलिटी लेवल्स की भी बात कर दो कि हम क्या सेट करेंगे, उसमें कंपनी का प्रॉफिट आपको दिया गया है, यहाँ पे क्या ख्याल है, कंपनी का प्रॉफिट शायद हमें दिया गया है, कितना दिया गया है प्रॉफिट, ये प्रॉफिट दिया गया है, तो इसका आप जो है वो 5% निकाल के मटीरियलिटी जो है वो यहाँ पे मेंशन कर दो, रेवेन्यू की मटीरियलिटी मेंशन कर दो, टोटल एसेट्स का 1% निकाल के फिगर यहाँ पे मेंशन कर दो, ये क्या है मटीरियलिटी लेवल, क्यों ये भी पार्ट है किसका, ऑडिट स्ट्रैटेजी का। तो यूँ क्या प्रिपेयर हो जाएगी ऑडिट स्ट्रैटेजी। क्या ख्याल है, मेन चीज़ इसमें भी क्या है, ये रिस्क और इसके अगेंस्ट ऑडिट अप्रोच, एक डिफरेंट नेचर का क्वेश्चन। क्या ख्याल है, हमारे आई कैप क्वेश्चन बैंक के अंदर ही क्वेश्चन है, वहाँ से कवर किया हमने। हाँ, एक आध क्वेश्चन और देखते हैं ऑडिट रिस्क विद ऑडिट अप्रोच के साथ। क्वेश्चन नंबर 19 हमने कवर किया हुआ है यूकैरे के नाम से। फॉर 12 मार्क्स आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ इनहेरेंट रिस्क इन यूकैरे चैरिटी एंड एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ ईच ऑफ दीज रिस्क ऑन द ऑडिट अप्रोच। और उसके बाद ऑडिट अप्रोच लिखनी है, तो कॉलम बना के एक तरफ रिस्क एक तरफ ऑडिट अप्रोच लिखनी है, और 12 नंबर है तो कुछ 6 रिस्क हम आइडेंटिफाई करेंगे और उनके अगेंस्ट ऑडिट अप्रोच 6 नंबर के लिए लिखेंगे, तो 12 नंबर पूरे हो जाएंगे। रिस्क आपने ऑलरेडी पहले लिखे हुए हैं, तो देखते हैं दोबारा से आइडेंटिफाई करते हैं और ऑडिट अप्रोच की तरफ जाते हैं। ओके, The यूकैरे charity was established in 1960. The charity's aim is to provide support to children from disadvantaged backgrounds who wish to take part in sports such as tennis, badminton, and football. The charity business है। यूकैरे has a detailed constitution which explain how the charity income can be spent. तो इशू क्या है, income should be spent according to detailed constitution, and if income is not spent according to constitution, chances that financial statement could be manipulated. तो क्या करना हमें, एक्सपेंडिचर देखने अकॉर्डिंग टू constitution है या नहीं, तो क्या करेंगे, कंपेयर expenditure invoices with the constitutional terms to verify expenditure made according to terms of constitution. Okay. You discuss with management if any expenditure made in contradiction to constitutional terms हैं, तो मैं बताएं क्यों, ये क्या है, नॉन कंप्लायंस लॉ रेगुलेशन। इस एडिट आप क्या कर सकते हो, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी ले सकते हो, obtain रिटर्न रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम मैनेजमेंट रिगार्डिंग एनी इंस्टांसेस ऑफ एक्सपेंडिचर मेड in contradiction to non-compliance with constitution। बातें की जा सकती कुछ अकॉर्डिंग टू, मसला देखना है कैसे वेरिफिकेशन होगी, वो आपने लिखना है जो भी दिमाग में आता है। The constitution also note that admin expenditure cannot exceed 10% of the income in any year। अगर एडमिन एक्सपेंडिचर 10% ऑफ इनकम से इंक्रीज हुए हैं, तो चांसेस दैट कंपनी में मिसक्लासीफाई एडमिन एक्सपेंडिचर टू अदर एक्सपेंस अकाउंट।
ये रिस्क हो गया। तो क्या करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे सम ऑफ द एक्सपेंडिचर इनवॉइसेस ऑन सैंपल बेसिस टू वेरीफाई वेदर रिलेट टू एडमिन और अदर एक्सपेंस अकाउंट एंड एप्रोप्रिएटली रिकॉर्डेड। क्या ख्याल? द चैरिटी इनकम इज डिराइव्ड होली फ्रॉम वॉलंटरी डोनेशन। वॉलंटरी डोनेशन है तो अगर रिसीव नहीं होती तो सीरियस कैश फ्लो प्रॉब्लम आ सकते हैं विच में नॉट बी डिस्क्लोज प्रॉपर्ली इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नॉन डिस्क्लोजर मिस स्टेटमेंट। तो क्या करना आपने, management assessment of going concern should be evaluated to see if appropriate। साथ कैश फ्लो इशू हो सकता है तो क्या करना है, रिव्यू ऑफ या एनालिसिस ऑफ कैश एंड प्रॉफिट प्रोजेक्शन फॉर द नेक्स्ट 12 months। कैश कलेक्टेड बाय वॉलंटियर्स आस्किंग द पब्लिक फॉर डोनेशन इन शॉपिंग एरियाज। वॉलंटियर्स कैश कलेक्ट कर रहे हैं तो थेफ्ट की सूरत में, इनकम्प्लीट इनकम रिसीव होने की सूरत में इनकम कुड बी अंडरस्टेटेड, कंट्रोल इशू है। तो क्या करना हमने, कंट्रोल ओवर कैश कलेक्शन शुड बी ऑब्जर्व टू वेरीफाई दे वर्किंग इफेक्टिवली एंड मोर सब्सटेंटिव अप्रोच विल बी कंसीडर्ड इन कैश ऑडिट। क्यों, कंट्रोल वीक हो सकते हैं यहाँ पर, और वैसे भी चैरिटी बिजनेस है, नॉट फॉर प्रॉफिट है, तो वहाँ पे कंट्रोल ऑलवेज वीक होते हैं। लेकिन फिर भी कंट्रोल टेस्ट कर लो ऑब्जर्व करके, और मोर सब्सटेंटिव प्रोसीजर या अप्रोच विल बी अडॉप्टेड इन ऑडिटिंग कैश कलेक्शन। चेक्स सेंड टू चैरिटी हेड ऑफिस, तो मिसयूज होने से इनकम कुड बी अंडरस्टेटेड। तो क्या करना है, कंट्रोल्स ओवर चेक रिसीविंग प्रोसेस शुड बी ऑब्जर्व टू सी वेदर 2% प्रेजेंट्स एंड मोर सब्सटेंटिव अप्रोच विल बी कंसीडर्ड while auditing check या cash received। Donations from generous individuals. Some of these donations have specific clauses attached to them indicating that the initial amount donated capital cannot be spent and the income interest from the donation must be spent on specific activities, for example provision of sports equipment। इन कुछ डोनेशन मिलती है, इनके साथ क्लॉज मीन कंडीशन अटैच है कि भाई ये पैसा आप ऐसे ही डायरेक्टली खर्च नहीं सकते, इसको आप कहीं पे इन्वेस्ट करोगे, वहाँ से जो इनकम लाइक इंटरेस्ट या प्रॉफिट मिलेगा वो आप स्पेंड करोगे। तो अगर कंपनी क्लॉजेज अटैच्ड डोनेशन को भी स्पेंड कर रही है डायरेक्टली, तो कंपनी में मिसक्लासीफाई क्लॉजेज अटैच्ड डोनेशन टू अदर डोनेशन अकाउंट। क्या ख्याल है? तो क्या करना चाहिए हमें, क्या करना चाहिए? अब ये जो क्लॉजेज अटैच्ड डोनेशन मिल रही है इसके अगेंस्ट कोई रिसीट या कोई वाउचर होंगे, तो क्या करना चाहिए हमें, कंपेयर करना चाहिए रिसीट वाउचर ऑफ क्लॉजेज अटैच्ड डोनेशन टू देयर डोनेशन इनकम अकाउंट to see they are recorded in appropriate account and invested somewhere। और डिस्कस भी किया जा सकता है मैनेजमेंट से where you have invested clauses attached donations। The rules regarding the taxation of charity in the UCARE are based on complicated with only certain expenditure being allowable for taxation purposes and donation of capital being treated as income in some situation। तो टैक्सेशन रूल्स कॉम्प्लेक्स है, तो ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज चांसेस ऑफ एरर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो सकते हैं अगर टैक्स प्रॉपर्ली कैलकुलेट नहीं किया जा रहा तो क्या करना चाहिए हमें, इंस्पेक्शन करना चाहिए टैक्स कैलकुलेशन डॉक्यूमेंट्स को टू वेरीफाई दे आर एप्रोप्रिएटली कैलकुलेटेड। कितने नंबर, 12 मार्क्स। 4 नंबर के लिए हम ऑलरेडी पार्ट कवर कर चुके हैं कि कंट्रोल एनवायरनमेंट चैरिटी बिजनेस में क्यों वीक होते हैं, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी नहीं होती, पैसे की कमी होती है, इस वजह से कंट्रोल इंप्लीमेंट नहीं होते, वॉलंटियर काम कर रहे होते तो लैक ऑफ नॉलेज की वजह से भी इंप्लीमेंट नहीं होते, मैनेजमेंट ओवर राइडिंग ऑफ कंट्रोल भी होता है जिस वजह से कंट्रोल वीक होते हैं। क्या ख्याल है? बाकी 1-2 क्वेश्चन और हैं, तो ऑडिट अप्रोच के साथ अगर ये 3 क्वेश्चन आप कवर कर लोगे तो आप ऑडिट अप्रोच लिखने के काबिल हो जाओगे। इम्पॉर्टेंट एरिया है ऑडिट रिस्क, ऑलमोस्ट हर पेपर में एग्जामिनर इस एरिया को मस्ट टेस्ट कर रहे हैं, इसलिए प्लीज़ ये क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस कर लेने हैं। होपफुली अब हमारा कोई नॉलेज जो है वो बाकी नहीं रह गया, ऑलमोस्ट हर एक चीज़ हमने चैप्टर 1 to 14 कवर कर ली है, नॉलेज भी, पास पेपर प्रैक्टिस भी। अब आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आपने ये साथ साथ कवर तो किए हैं, अब कितनी अच्छी आप रिवीजन करते हो मंथ बिफोर एग्ज़ाम इसकी।
कैसे रिवीजन की जाएगी? एक अपना प्रॉपर प्लान पर प्रिपेयर करके देखना है कितने डेज़ हैं मेरे पास एग्ज़ाम तक। ऑब्वियसली साथ कुछ और पेपर भी होंगे, तो आपको डेली के टारगेट सेट करना होंगे कि ऑडिट का मैंने डेली कितना-कितना काम करना है। हाँ, कुछ छोटे-छोटे चैप्टर हैं, लाइक चैप्टर 2 छोटा-सा है, चैप्टर 3 छोटा-सा है, चैप्टर 10, 11, चैप्टर 14, ये 5-6 छोटे-छोटे चैप्टर हैं। कोशिश करो इनको पहले जो है वो रिवाइज़ कर लो। क्यों? उससे एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि ओह! मैंने आउट ऑफ 14 6 मीन 7 मीन आधा कर लिया, पीछे आधे चैप्टर रह गए। उनका फिर प्लान प्रिपेयर करो कि मेरे पास कितने डेज़ हैं और डेली मैंने किस चैप्टर का कितना-कितना काम करना है, किस चैप्टर को 3 दिन देने हैं, किसी को 4 देने हैं, किसी को 2 दिन है। और उसके अकॉर्डिंगली आपने जो है वो सब कुछ कवर करना है। अब क्यों? अच्छी रिवीजन होगी तो पेपर पास होगा। एक दफ़ा ऑडिट कवर करने से पेपर पास नहीं होता। इसलिए प्लीज़ आप अपना एक अच्छा रिवीजन प्लान प्रिपेयर करें, डेली बेस के टारगेट सेट करें और उन टारगेट को अचीव करें। ये लास्ट मंथ में टारगेटेड स्टडी करेंगे तो अच्छी रिवीजन होगी और पेपर पास करने के काबिल बनेंगे। बगैर रिवीजन के अब पेपर पास नहीं होते, ये चीज़ अपनी माइंड में रख लो। एक दफ़ा सिलेबस कवर करोगे पेपर पास नहीं होता। क्यों? ऑडिट में स्पेशली काफ़ी एरियाज़ ऐसे हैं जो रिवीजन में जाके और ज़्यादा क्लियर होंगे। इसलिए प्लीज़ अपना रिवीजन प्लान प्रिपेयर करें और कोशिश करें सारा सिलेबस एक दफ़ा रिवीजन में दोबारा से गो थ्रू करें। क्वेश्चन की प्रैक्टिस, लाइक एक एरिया से 4-5 क्वेश्चन है तो उनमें से कोई एक आध अटैम्प्ट कर लें, बाकी 3-4 के आंसर वैसे ही रीड आउट कर लें अगर पहले अटैम्प्ट किए हुए हैं तो। और प्रॉपर टाइम दे के प्लीज़ इन चीज़ों को कवर करें, टाइम वेस्ट नहीं करना, स्पेशली ये क्लासेस के बाद से एग्ज़ाम तक का जो टाइम पीरियड है। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कमिंग एग्ज़ाम। सिलेबस हमारा जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आप लोगों पे है कि आप किस तरह से इसको रिवाइज़ करते हो, कवर करते हो।